Thank you, Ashlesh, for such a wonderful introduction. मैं पहली बार आज बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहा हूं. शायद मुझे मौका दिया नहीं गया या अश्लेष ने समझा कि मेरे बारे में सबको मालूम है तो इन्हें क्यों बुलाया जाए. तो इट वाज गुड. अब मेरे बारे में कुछ. मैं born in नागपुर एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे ऐसा हूं. मैं मेरे यशस्विता का थोड़ा श्रेय बंबई शहर को भी देता हूं. मेरा स्कूलिंग बंबई का है. 10वीं तक मैं बंबई में था. देन आई शिफ्टेड टू नागपुर. मैंने यहाँ बीकॉम किया हिस्लॉप कॉलेज से, फिर LLB किया लॉ कॉलेज से. कोर्ट में जाके 15-20 दिन कोशिश भी की, लेकिन मुझे वो काफी डिप्रेसिंग लगा. एंड देन आई केम बैक. I had nobody in my family from business side. I come from typically a service class family. So हमारे यहाँ बिजनेस की कोई जानकारी किसी को थी नहीं, ना किसी ने बिजनेस करना चाहिए ऐसा किसी को लगता था. एनकरेजमेंट छोड़ो, ज्यादा डिस्करेजमेंट ही थी. लेकिन मैं गलती से ये फैमिली में पैदा हुआ था. मैं बचपन से ही बिजनेस माइंडेड हूं कि मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा व्यवसाय करके पैसे कमाना, ये मेरा शौक बहुत बचपन से रहा है. मैं 4वीं-5वीं में कक्षा में था, तब से मैं दिवाली में फटाके बेचना, धूपकाले में और कुछ बेचना, ऐसे काम किया करता था. और 11वीं से जब मैं मेरी फैमिली से अलग हो गया और नागपुर आ गया, मेरे पिताजी तब मराठवाड़ा में पोस्टेड थे और मैं नागपुर में आ गया. मेरे को 10वीं तक भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आई मिस्ड माई 10th मेरिट जस्ट बाय 2 marks. All that because I was afraid of beating by my father. कि अगर कम मार्क मिलते तो हमारे यहाँ पढ़ती थी, और मेरे को कभी पढ़ी नहीं. तो मैं तब तक पढ़ाई करते रहा जब तक मैं मेरे माँ पिताजी के साथ था. बाद में मैंने साइड ट्रैक कर लिया पढ़ाई को और कुछ ना कुछ व्यवसाय करने की कोशिश की. तो 11वीं से लॉ होने तक I tried my hand on selling clothes, electronic items, then mechanical fabricated things. ऐसी कुछ ना कुछ चीजें. रोज मैं सवेरे उठता था और मिनी एड में देखता था कि आज मैं क्या कर सकूं. तब कंप्यूटर नहीं थे, तो मिनी एड्स में मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाता था रोज कि आज मैं ये कर सकता हूं. और फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पहले 5 बजे उठ के नहा धो के 5:30 पौने 6 बजे पेपर की राह देखते बैठा रहता था कि पहले मैं देखूं पेपर में क्या अपॉर्चुनिटी है और तुरंत काम को लग जाऊं. ये मैं 11वीं कक्षा में था तब की बात बता रहा हूं. तो 11वीं 12वीं बीकॉम के 3 साल और लॉ का 1 साल, तब तक मैंने काफी सारे छोटे बड़े धंधे किए और उसमें पैसे भी कमाए और वो इन्वेस्ट भी किए. मैंने एक शॉप खरीदा, मैंने कुछ खेती खरीदी. ऐसे करते करते लॉ के 2 साल मैंने कुछ व्यवसाय नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ाई की. और मैं सोच रहा था कि मैं लॉयर बनूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे दिखा कि ये काफी डिप्रेसिंग प्रोफेशन है. और दूसरी बात, वहां सब अच्छे लॉयर बताते थे कि अगर अच्छा लॉयर बनना है तो 10 साल पैसे की मत सोचो. वो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले के वाले 5-6 साल में पैसे कमाने की और पैसे देखने की आदत लग चुकी थी. तो आई क्विट दैट एंड मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं. तब अपॉर्चुनिटी आई गोंडवाना क्लब में कैटरर बनने की. दैट वाज 88-89. मैं गोंडवाना क्लब का कैटरर बना और तब से मैं कैटरिंग व्यवसायी बना 88-89 में. एंड 89 में मेरी शादी भी हो गई. शादी होने के बाद मेरे को घर में फ्री का एक पार्टनर मिल गया कैटरिंग में. शी इज मंजुषा जोगदेर. वो भी BA करके MA फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी. और वैसे तो शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ सर्विस क्लास फैमिली, तो उसे भी बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था. उसका सबसे अच्छा डिसीजन यही रहा कि शी ब्लाइंडली डिसाइडेड टू मैरी मी कि चलो ये कुछ ना कुछ कर लेगा. क्योंकि तब तो मैं सिर्फ गोंडवाना क्लब में छोटा कैटरर था और कोई बड़ा व्यवसायी बनने का दिख नहीं रहा था. उसने मुझे पूछा कि मैं आपसे क्यों शादी करूं, तो मैंने बताया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं. ये मुझे पक्का मालूम है. इट इज फॉर यू टू डिसाइड. यू हैव फेथ इन मी. और मुझे मालूम ही था कि मैं मेहनत करने वाला हूं और मेरे को पैसे मिलते हैं, ये मैंने देखा हुआ था पहले के लाइफ में. तो फिर ये जर्नी शुरू हो गई कैटरिंग की. गोंडवाना क्लब का कैटरिंग 88-89 चला. 89 से 90 मैंने 1 साल एक वाइन शॉप चलाया. उसमें 89-90 में मैंने 1 करोड़ रुपए का सेल किया, which was very huge at those times. 91 to 93 मैंने एक वाइन बार चलाया, क्योंकि 1 साल के वाइन शॉप में इतने पैसे दिखे थे कि ऐसा लगता था कि दुनिया में दारू छोड़ के दूसरा धंधा ही नहीं है. तो फिर दारू का धंधा खोजने लगा. तो लाइसेंस तो खुद का था नहीं, तो एक बार का लाइसेंस मिला किराए पे और 2 साल बार चलाया, जिसमें लॉस हुआ.
फॉर वेरियस रीजंस। कोई गुंडा एलिमेंट थे, उधारी बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ी, तो विथ अ लॉस ऑफ 6 लाख रुपीज आई केम बैक होम इन 1993। एंड फिर मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं थे, जो मैंने पहले के 2-3 साल में खरीदा था वो भी कुछ बेच के हो गया, और फिर भी 1.5-2 लाख का नुकसान लेके हुए हम घर पे आ गए। फिर क्या करना सोचने लग गए, तो क्योंकि कैपिटल नहीं था, दिस आइडिया ऑफ डायल फॉर फूड स्ट्रक माई माइंड कि मैं लोगों को घर पे खाना पहुंचाऊंगा। इसका पहला नाम था डायल फॉर फूड। 1993 में डायल फॉर फूड का होम डिलीवरी का सेल था 2 लाख रुपए साल का सेल, और आज ये साल का सेल 15 करोड़ रुपए है। तो ये 800, दिस इज अ ग्रोथ ऑफ 800 टाइम्स इन 30 years, you can say, if you look at the figures। ये हुआ कैसे? तो जब मैं मेरे जर्नी के तरफ देखता हूं पीछे मुड़ के, तब दिखता है कि मैंने कभी कोई काम को नहीं बोला। पहली इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने कभी किसी चीज को नहीं बोला कि इतनी भी छोटी ऑर्डर हो मैं करते गया। तो तब से 93 से 2000 ये हमारा थोड़ा सेटल होने में समय लगा। शुरुआत के 2-3 साल पुराने कर्जे थे वो देने में लग गए, 2-3 लाख रुपए भी देने में 2-1 साल लग गए, और बाद में होते होते 2000 में हम काफी सेटल हो गए। इसके बाद 2004 में हम गेस्ट हाउसेस में आए, तो वहां पहला गेस्ट हाउस खुला 2004-05 में, जो 7 बेडरूम का इंडिपेंडेंट बंगलो है तात्या टोपे नगर में। ये गेस्ट हाउसेस बढ़ते बढ़ते 4-5 साल में 10 हो गए 2013 तक। 2013 में मैंने बड़ी बिल्डिंग बनाई प्राइड के पीछे जिसका नाम है जोक सेंटर। फिर 2016 में हमने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम है प्लेटेड। ये आ गया यहाँ रेस्टोरेंट, मैं भूल ही गया कि पीपीटी नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये रेस्टोरेंट आ गया, ये 2016-17 में आया, और गए 3-4 साल में कोरोना के जस्ट पहले से हमने हॉल्स एक्वायर करना शुरू किया, जो यहाँ दिखेंगे। ये पहला है महाराजा सेलिब्रेशन, ये 55,000 स्क्वायर फुट का हॉल है, इसमें 40 AC रूम्स है और 12-12 फुट के 2 बड़े हॉल है। ये हिंगड़ा में है, डीमार्ट को लग के। फिर अभी 8-1 महीने पहले ये लिया भास्कर सभागृह, ये 100-200 लोगों का हॉल है अमरावती रोड पे अपोजिट LIT। और तीसरा ये है गुलमोहर सभागृह, ये खामला में है, ये भी अच्छा डेकोरेटेड हॉल है। ये 500 लोगों तक के फंक्शंस यहाँ होते हैं। ये जोग हाउस नाम का जो मैंने जिक्र किया, ये पहला गेस्ट हाउस है हमारा तात्या टोपे नगर का, और ये आखिरी की बिल्डिंग है 2013 की। इसमें 18 रूम्स है और एक बैंक्वेट हॉल है। ये प्राइड होटल के बिल्कुल पीछे है। तो ये जर्नी करते करते ये इतने साल हो गए और ये लेवल पे हम आ गए। अब इतने सालों में मुझे मिला क्या? इसके साथ साथ जैसे अश्लेष ने बताया, मैं सोशल सर्विस में भी खुद को बढ़ाते गया। अब आप अगर ये जर्नी की तरफ देखते जाओ, ये सोशल सर्विस क्यों मुझे अच्छा लगता है, दूसरे का हैप्पीनेस देखना और किसी की मदद करना, ये एक बात हो गई। अगर ये नहीं भी लगता तो भी हर व्यवसायी आदमी को सोशल सर्विस में जाना जरूरी है, क्योंकि हम कोई जंगल में काम नहीं करते, हम काम करते हैं ये सोसाइटी में। अगर आप किसी के बिना अपेक्षा किसी काम में आ जाओ, तो जब आपको अपेक्षा रहती है उससे व्यवसाय की, तब वो चुन के आपको ये व्यवसाय देता है। वो समाज भी आपके तरफ देखते रहता है कि ये आदमी क्या करता है, और बरोबर आपके तरफ व्यवसाय आता है। तो ये व्यवसाय को भी पूरक है समाज सेवा करते रहना। तो ये सब देखते हुए 2015-16 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे नागपुर हीरो करके सिलेक्ट किया था। कि इट वाज अ गुड अचीवमेंट। अब ये देखते वक्त मैंने उनको पूछा कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया, तो काफी पैरामीटर्स रहते हैं। तब भी मेरे पास 2015-16 में 70-80 एम्प्लॉइज थे। आज मेरे पास 125 एम्प्लॉइज है परमानेंट, जिनको मैं ESIC, PF, ग्रेजुएटी फंड ये सब देता हूं। तो दे लुक एट दिस थिंग ऑल्सो कि आप कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो, आपका टर्नओवर कितना है, आप टैक्सेस कितने भरते हो, ये सब करके नागपुर हीरो का चयन हो सका। हम ISO सर्टिफाइड कंपनी थे गए 3 साल तक। अब हमने इसलिए बंद किया है वो सर्टिफिकेशन, क्योंकि वो काफी आईवॉश जैसा है। ISO हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर सिस्टम्स, लेकिन एक बार सिस्टम डेवलप हो गई तो फिर बाकी सब कागजी चीजें हैं कि ये लिखो, वो लिखो, वो रिपोर्ट दो, जिनका कोई खास मायना नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें काफी सिखाया कि किचन कितना अच्छा, पकी हुई दाल आगे नहीं यूज करते हैं, या हमारा ग्रेवी बेस आज बनता है तो कल सवेरे खत्म हुआ रहता है। और आप अच्छे होटलों में देखोगे डीफ्रीजर में सामान जाता है, बाहर आता है और हफ्ते महीना चलते रहता है, लेकिन उसमें फंगस डेवलप होना शुरू हो जाता है।
तो ये सब चीजें ISO आपको सिखाती है। तो वो भी सर्टिफिकेशन हमने 4 साल कंटिन्यूअस करके लिया था। नागपुर में आज व्यवसाय हमारा डायल फॉर फूड जो होम डिलीवरी का काम है, इसमें कम से कम 600 से 700 लोग रोज नागपुर में हमारा खाना खाते हैं, और इससे ज्यादा थोड़ा सा केटरिंग में खाते हैं। केटरिंग में रोज 600 से 800 लोग खाना खाते ही है। अब ये सब छोटी छोटी चीजें सोचते सोचते और उनमें इंप्रूवमेंट करते करते हम आज ये मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। अब आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? एक तो डायल फॉर फूड में आप मेरे से खाना बुला सकते हो। नागपुर के किसी भी कोने में, जैसे मेरे वाइफ ने अभी बताया कि किसी भी कोने में हम 1 घंटे में खाना पहुंचाते हैं। 1000 रुपए के ऊपर अगर खाना है, जो टिपिकली 4 लोगों का बिल अभी होता है, तो कहीं भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। मेरे यहां से जरीपट का भी खाना बुलाया, 1000 रुपए का बिल है, तो डिलीवरी चार्ज 0 है। और हमारी क्वांटिटी मार्केट से काफी ज्यादा है, कि जैसे 1 प्लेट सब्जी हमारी 4 लोग खा सकते हैं या 5 लोग भी खा सकते हैं। तो ये एक यूएसपी है। लोगों को लगता है कि रेट ज्यादा है, तो मार्केट कंपेरेबल या मार्केट से 10% रेट ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी दुगनी है। फिर केटरिंग हमारा, आप 10-15 लोगों का भी कैटरिंग नागपुर में कहीं भी कर सकते हो, भंडारा में कर सकते हो, अमरावती में कर सकते हो। हम कभी भी ना बोलते नहीं है। और हम इमरजेंसी कैटरिंग के लिए जाने जाते हैं। लास्ट ऐसा इमरजेंसी कैटरिंग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, हमने 3 साल पहले किया था। जो कैटरिंग का काम, पहला कैटरर सवेरे लंच करके भाग गया था, उसका खाना कम गिर गया, लोगों ने उसको भगा दिया, और 2 बजे हमें बुला के ऑर्डर दी गई 1200 लोगों के कैटरिंग की, वेज नॉन वेज कैटरिंग की, और 7:30 बजे खाना लग चुका था। 5.5 घंटे में 1200 लोगों का खाना, तंदूर से लेकर सब चीजें लगा के। तो काफी एंथुसियास्टिक स्टाफ है जो अचानक कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं इमरजेंसी की कैटरिंग के लिए काफी जाता हूं नागपुर में। कोई भी कैटरर के भी कहीं का खाना खत्म हो जाता है, तो आम कैटरर के पास बैकअप नहीं रहता है। मेरे यहाँ कभी भी आप फोन करो तो 200 लोगों की सब्जी 25 मिनट में बन जाएगी। तो वो तुरंत गाड़ी भेज के मेरे यहाँ से खाना ले जा सकते हैं। गेस्ट हाउसेस में यूएसपी है कि हम 24 आवर्स चेकआउट देते हैं। जनरली रहता है सवेरे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे चेकआउट, 2 बजे चेकआउट, 2 बजे चेक इन, ऐसा रहता है। हमारे यहाँ आज सवेरे पहटे 5 बजे आओ तो दूसरे दिन 5 बजे तक यू कैन स्टे। तो वो भी एक यूएसपी है। फिर कभी कभार लोग आते हैं और सिर्फ नहा के अपना काम करके निकल जाना रहता है उनको, तो हम 500 रुपए में उसको सिर्फ फ्रेश होने की फैसिलिटी देते हैं गेस्ट हाउसेस में। हॉल्स में भी हम काफी एडजस्ट करते हैं कस्टमर को। और कोरोना में खास करके, जहां कई कैटररों ने लोगों के एडवांसेस वापस नहीं दिए, हमने 100% एडवांस सबका वापस दिया हुआ है। तो ये एक करते करते गुडविल बढ़ते गया और ये बिजनेस बढ़ते गया। हम कहते हैं हमारे यहाँ जब लोग बार्गेन करने आते हैं कि आपका रेट बहुत ज्यादा है, तो मैं पूछता हूं कि क्यों मैं आपसे रेट कम करूं? सिर्फ मुझे अगर आप गरीब बनाना चाहते हो तो मेरा रेट बराबर है। अगर आप गरीब हो और मेरा ही खाना खाना है तो मेरे को कोई भी रेट मंजूर है। मेरा 400 रुपए रेट है, और अगर आप कहते हो कि मेरे को आपका ही खाना खाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। आप 200 रुपए में कर सकता हूं, जिसकी हैसियत नहीं है उसको फ्री में भी करा सकता हूं मैं। तो ये करते करते ये इतनी ग्रोथ हुई है। थैंक यू। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय 8 मिनट्स। ज्यादा हो गया। थैंक्स फॉर अलाउइंग। नहीं सर, 1 मिनट सर। अब इससे ज्यादा फास्ट मैं बोल नहीं सकता और इससे कम बता नहीं सकता। मैं जो बात कह रहा था ना कि प्रिविलेज रहती है सर से कम्युनिकेट करने की, हम लोगों ने 2 मिनट का सेशन रखा था सर से क्वेश्चन आंसर राउंड का। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल हाथ उठा के। हाँ, ये नहीं, ये बात नहीं, ये नहीं। Sir, what do you consider your biggest accomplishment of Sampark as a member of? नहीं, ये वाला अभी नहीं, ये बाद में है। पहले सर को जो सर का पूछ लीजिए आप पहले। 1 मिनट मुझे दीजिए, मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन। चलो ये भी मैं बता देता हूँ। मेरे को अकम्प्लिशमेंट तो यही दिखती है कि मैं इतने सब लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ और इतने सब बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है इसको लीड करके उनको और प्रोत्साहित कर सकता हूँ और आगे बढ़ते हुए देख सकता हूँ। वही मेरे लिए खुशी की और अकम्प्लिशमेंट की बात है। सर, मुझे एक क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि आपका स्टाफ इतना एंथुसियास्टिकली इतने कम टाइम में कर गया, तो ये आपके स्टाफ में इतना एंथु कैसे लाया आप? वी ट्रीट आवर स्टाफ एज अवर फैमिली
ओनली एंड एज अवर पार्टनर। अब फैमिली ऐसे कि उनके घर की भी कोई भी मुसीबत हमारी मुसीबत रहती है। अश्लेष ने जब इंट्रोडक्शन बताया तब बताया कि मैं एक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कोऑपरेटिव ग्रिड सोसाइटी है, तो किसी भी की भी कोई भी जरूरत है तो उसको 1-2 दिन में लोन मिल जाता है, जिन लोगों को बैंक खड़ी भी नहीं करती है। तो उनके सब सपने हम पूरे कर सकते हैं, और इसके आगे भी उनका कोई भी प्रॉब्लम है फैमिली का तो वो उनका प्रॉब्लम है ही नहीं, वो मेरा ही प्रॉब्लम है, और उन्होंने मेरे को ही बताना है। राइट फ्रॉम कोई बीमार हो गया तो किस डॉक्टर के पास जाऊं से लेकर शादी करनी है तो पैसे कहां से लाऊं, एक्सीडेंट हो गया तो क्या करूं, यहां से लेकर सब। मैं रात के 2 बजे भी पहली रिंग में फोन उठाता हूं और किसी भी कोई भी इमरजेंसी को तुरंत एड्रेस करता हूं। तो इसलिए उन्होंने कहीं जाने की उनको जरूरत ही नहीं है, उनकी सब समस्याएं वो मेरे ऊपर डाल के सब खुश रह सकते हैं। और क्योंकि ये टाइप के बिजनेस में भी हम उनको ESIC, PF, ग्रेजुएटी सब देते हैं, तो लोग अपनी ग्रोथ देख सकते हैं और अपने सपने पूरे होते हुए देख सकते हैं। हमारे यहाँ के बर्तन मांजने वाली भाइयों के भी लड़के अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरे देखते देखते गए 30 साल में। तो ये सब मोटिवेशन देके उनकी जिंदगी सुधरते हुए दिखती है। हमारे यहाँ अनलिमिटेड ओवर टाइम अलाउड है। मेरे यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन मेरे यहाँ करीबन 50% स्टाफ 16 घंटे काम करता है। और कुछ लोग तो सवेरे 8 बजे आते हैं और रात को 12 बजे जाते हैं, नहीं फिर 16 ही घंटे हो गए। तो 16 घंटे दुगने से ज्यादा भी पैसे उनके करीब कभी कभी हो जाते हैं। तो दे आर, उनको भी फिटनेस की आदत मैंने डाली है। तो हमारे यहाँ कोई स्टाफ 365 दिन बीमार वगैरह गिरता नहीं है, मैं भी नहीं गिरता हूँ। तो पूरे लोग काम करते हैं, अच्छे से पैसे कमाते हैं, बच्चों के लिए अच्छे काम करते हैं, हम लोगों के व्यसन भी छुड़ाते हैं वहां रहे तो, वो भी सेशंस लेके, या फिर साल में 1-2 बार ब्लड डोनेशन कैंप रहता है। तो जो सुई को भी ब्लड देने को डरते थे, वो आज हमारे यहाँ 40 बॉटल ब्लड हर कैंप में होता है मेरी एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसी छोटी छोटी इनिशिएटिव्स, हमारी भी मंथली एक मीटिंग रहती है थोड़े से जो सीनियर स्टाफ है उनके लिए, तो उसमें से भी लोग थोड़े कन्विंस होके और अच्छे से काम करने लगते हैं, कोई जाता नहीं। एक आपने स्टाफ को अपने वहां पे भेजा, हाँ, नाउअडेज और मैडम लेडीज स्टाफ को लेके, ये मैंने बताया ना, ये सब बातें करते जाओ तो शायद और 2 घंटे बोलना पड़ेगा। हम आजकल कॉर्पोरेट कंपनीज में जैसे लोगों को मोटिवेशनल कैंप को वगैरह भेजते हैं, वैसे 20-20 लोगों की बैच हम ये साल 5 बैच में लोगों को 1 दिन के लिए भेजा था। और लोगों ने आने के बाद कई लड़कों ने बताया कि हम तो इस साल छोड़ने वाले थे, लेकिन अब जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं। तो 1 दिन की पिकनिक इस टाइप की मोटिवेशनल, या जिस लड़की ने कभी जिंदगी में ड्रेस ही नहीं पहना था, साड़ी पहनती थी, तो वो ड्रेस पहन के वॉल क्लाइंब कर रही है वगैरह, ऐसे उनकी जिंदगी में ये बातें कभी आती नहीं। हमारे लिए लगता है ये सादी सी चीजें हैं, लेकिन वो स्ट्राटा में ये चीजें करने को मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैडम भी हमेशा लेडीज स्टाफ को लेके 2 बार साल में या 1 बार पिकनिक हो जाती है, तो वो भी काफी फर्क पड़ता है उससे लोगों को। ठीक है, कुछ हाँ लास्ट सर 91 से 93 में आपने जो बताया लॉसेस का पीरियड था और बहुत टफ टाइम था, जो पास में था वो भी चला गया। सो एट दैट टाइम व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि वो टाइम में बहुत लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं? नहीं, वो एज ऐसा रहता है कि ऐसा कोई डिप्रेसिव विजन वगैरह आता ही नहीं है, तो काम करते जाओ, पैसे मिलते हैं, ये भी दिन निकल जाएंगे ऐसा लग रहा था। और तब सस्ता ही थी, बहुत पैसे लगते नहीं थे। मेरे को याद है 600-700 रुपए में महीना निकल जाता था आसानी से, यानी 1000 रुपए महीना से ज्यादा खर्चा था ही नहीं। और धीरे धीरे नई नई चीजें होती जाती है और वो परिस्थिति से आप निकल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद। हाँ श्योर सर, एक्चुअली ये था कि जितने बिजनेसमैन होते हैं, चाहे बड़े हो, चाहे मीडियम साइज हो या लार्ज साइज में हो, सबका एक कंपाइलिंग रीजन होता है टू गेट यू। यानी रॉकेट है, लेकिन रॉकेट में फायर नहीं होगा तो रॉकेट जाएगा नहीं। तो आपके अंदर का कंपाइलिंग रीजन क्या रहा इस बिजनेस को इस लेवल तक लेके जाने के लिए? कि बिकॉज इट्स समथिंग व्हिच इज समथिंग पर्सनल भी हो सकता है, तो फायर क्या था आपका, या ऐसा कंपाइलिंग रीजन क्या था जो आपको इतना ऊपर लेके गया? सर थैंक यू। नहीं, ये ऐसा, एक तो मुझे काम करना ही अच्छा लगता है, मेरा पहला प्यार ही बिजनेस है, बाद में बीवी है, बाद में बच्चे हैं। तो दैट बीइंग द फर्स्ट लव, आई एंजॉय व्हाट आई डू। और मेरे को सर्विस देनी अच्छी लगती है, और जैसे मैंने कहा लोगों की खुशी अच्छी लगती है, तो आप अच्छी सर्विस दो तो लोग अच्छे खुश होते हैं और धंधा देते हैं। आपने कहा कि ये मुकाम तक, तो मेरे हिसाब से ये मुकाम बिल्कुल बराबर नहीं है।
15 करोड़ ये मेरे व्यवसाय के लिए छोटी बात है। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे को 100 करोड़ जाने का रास्ता अभी भी नहीं दिख रहा है, और मुझे मेरे होते हुए आने वाले 10 साल में 100 करोड़ देखना ही है। तो ये करना जरूरी है। और मोटिवेशन तो है, मोटिवेशन मेनली है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊं। आज अगर हम देखने जाए तो आज देश की अगर कोई समस्या है तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की है। तो इसीलिए इस टाइप के फोरम है कि आप एक आदमी हो और आप और 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। अगर हर आदमी ने और एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की तो देश में दूसरी समस्या ही नहीं है। तो उसी का एक छोटा हिस्सा बनने की कोशिश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।